Hello, very good evening. Very good evening to all. Welcome to Sainik class, which is a part of Teach Mode. हेलो गाइस, कल हम लोगों ने यहाँ पे इकोनॉमिक्स के क्लास 11 का पहला चैप्टर का कुछ भाग यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। आज हम लोग यहाँ से सेकंड भाग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक्स में लास्ट क्लास में हम लोगों ने परिभाषा क्लियर किया था, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। ठीक है, और किसे कहते हैं या फिर उसकी जो मेन परिभाषाएं होती है वो सब हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ हम लोग कारक भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जैसे आर्थिक क्रियाएं भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे कंज्यूमर देखेंगे। ओके, कंज्यूमर से आज हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। जैसे आर्थिक क्रिया में हम लोग देखे थे कि वो कार्य जिसे हम लोग धन या फिर किसी संपत्ति की प्राप्ति के लिए करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे काम जो होते हैं जो हम लोग केवल पैसों के लिए करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आर्थिक क्रियाएं कहलाएगी, क्योंकि उस काम को करने से हमें पैसे मिलते हैं। जैसे हम कपड़े बेचते हैं, नौकरी करते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे मजदूरी करते, व्यवसाय करते, तो ये हम केवल किस लिए करते हैं, ताकि हमें इसके बदले में कुछ अमाउंट मिल सके, है ना, कुछ अमाउंट हमें मिल सके। एक्चुअली देखा जाए कि संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग रहते हैं, वो सबके सब क्या है, उपभोक्ता है। हम उपभोक्ता हैं, आप हैं, आपके घर वाले हैं, या पूरे देश के लोग, पूरे विश्व के लोग क्या है, उपभोक्ता है, क्योंकि वो किसी ना किसी चीज का उपभोग करते हैं। ठीक है, और अपनी संतुष्टि के लिए हम लोग वस्तु और सेवाओं का भी उपभोग करते हैं। तो आर्थिक क्रियाएं में उत्पादन शामिल है, उपभोग शामिल है, निवेश, विनिमय और वितरण, ये सारे इसमें शामिल है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे अब देखेंगे क्या, उपभोग क्या होती है। उपभोग मतलब एक ऐसी क्रिया जिसके अंतर्गत हम अपनी आवश्यकताओं की प्रत्येक संतुष्टि के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं के उपयोगिता मूल्य का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। जब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या सेवा लेते हैं तो हम क्या कहलाएंगे, उपभोग कहलाएंगे। ठीक है, हम उस चीज का उपभोग करेंगे, ये वो उपभोग कहलाएगा। वस्तु का उपभोग, तो वस्तु का उपभोग क्या होता है, जैसे भोजन लेना, ठीक है, चाय पीना, दूध पीना, कपड़े पहनना, जूते पहनना, कार चलाना, किताबें पढ़ना, ये सब कुछ वस्तु का उपभोग कहलाता है। तो सेवा के उपभोग में क्या शामिल है, जैसे आप किसी डॉक्टर से यहाँ पे इलाज करा रहे हैं तो ये सेवा होता है। किसी दर्जी से कपड़े सिलवा रहे हैं तो वो सेवा है। ठीक है, क्योंकि दर्जी आपको अपने कपड़े नहीं दे रहा है, बल्कि आपने उसे कपड़े दिए हैं कटिंग करके आपके लायक वो बना दे, तो आपका वो सेवा कर रहा है। इसके बदले में आप उसे क्या देते हैं, इसे कुछ अमाउंट आप दे देते हैं। ठीक है, तो दर्जी जो कपड़े सिलकर देता है वो भी क्या कर रहा है, आपकी सेवा कर रहा है। मोची से जूते सिलवाना या फिर उसे पॉलिश करवाना भी सेवा है। शिक्षक से शिक्षा लेना भी क्या है, सेवा है। एक वकील से केस लड़ना या फिर एक वकील की सलाह लेना, ये भी सेवा का ही हिस्सा है। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। तो उपभोग दो टाइप का होता है। एक में हम लोग क्या करते हैं, वस्तु का उपभोग करते हैं, दूसरे में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेवाओं का उपभोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यदि हम वस्तु या सेवाओं का उपभोग नहीं करें तो इन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन भी नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे यूज ही नहीं करेंगे तो उत्पादन किस लिए होगा, हम यूज करते हैं तभी ना यहाँ पे उत्पादन होता है। ठीक है, दूसरा देखिए, यदि कोई समाचार पत्र नहीं पढ़े तो अखबार क्यों छपेगा। एक अन्य उदाहरण भी हम ये ले सकते हैं कि लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन को देखना बंद कर दिया, अर्थात उपभोग बंद किया, तो इन टेलीविजनों को उत्पादन लगभग समाप्त हो चुका है। क्या आपके घर में अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी या टेलीविजन मिलता है, नहीं मिलता है। क्या आपके आस पड़ोस में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन अभी कोई देखता है जिसमें दूरदर्शन चैनल आता हो, है ना। पहले क्या था कि एक ही चैनल चला दिए और उस पे तरह तरह के न्यूज आ रहा है, क्रिकेट चल रहा है, उसमें अगर बंगाल में है तो वहां का स्टेट लैंग्वेज का भी कुछ सीरियल चलता रहता है, उसे बैठ के सभी मजे से देखते हैं। क्या अब वैसा है, अब टीवी एक है लेकिन 200 से ज्यादा चैनल्स आपके पास है। रिमोट कंट्रोल हाथ में, बैठे बैठे आराम से चेंज करो और
मूवी देखो, सीरियल देखो, स्पेशली सास बहू की सीरियल तो महा फेमस हो चुकी है ना? तो देखिए, जैसे ही देखा जाए कि इसका उत्पादन बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? क्योंकि अब इसे देखने वाला कोई ना रहा। अब सबको क्या चाहिए? आँखों को जो भाता है वो चाहिए, है ना? आँखों को क्या भाता है? कलरफुल टीवी चाहता है, ठीक है? आँखें आपकी कलरफुल टीवी चाहती है। इसके अलावा अलग-अलग सीरियल, अलग-अलग कार्टून नेटवर्क, अलग-अलग गाने सुनना पसंद करते हैं, अलग-अलग न्यूज़ सुनना पसंद करते हैं, ठीक है? तो जैसे आप उपभोग करेंगे, वैसे-वैसे ही उत्पादन होगा। अगर आप उपभोग करना बंद कर देंगे या हम लोग उपभोग करना बंद कर देंगे तो उस चीज का उत्पादन भी लगभग क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है? आगे देखिए उत्पादन क्या होती है। तो जैसे कि बताएं कि आपके यूज के अकॉर्डिंग ही उत्पादन किया जाता है। अगर आप अभी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं देखते हैं तो उसका उत्पादन भी नहीं होता है। आप अभी वो लंबे इंचेस वाला जो टेलीविजन देखते हैं ना, वो यूज होता है, तो गवर्नमेंट भी उसी प्रोडक्ट को वहां पे सप्लाई करता है, ये उसको ही बनाता है। ठीक है? तो देखिए कि उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कच्चे माल को उपयोगी वस्तु में परिवर्तित कर उपयोग लायक बनाया जाता है, ताकि वस्तु की उपयोगिता तथा सेवा में वृद्धि की जा सके, उत्पादन कहलाता है। ठीक है? उत्पादन क्या होता है कि जब कोई कच्चा प्रोडक्ट हो और उस प्रोडक्ट को यूज करने लायक बना दिया जाए। जैसे कि पहले हम लोगों ने कल ही तो पढ़ा था कि गेहूं और चीनी को मिक्स कर दिया जाए, मिक्स करके उसमें मतलब उसको बिस्किट बना दिया जाए, तो ये उत्पादन हो जाएगा। ठीक है? बिस्किट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट यूज करते हैं। लेकिन क्या गेहूं और चीनी डायरेक्ट यूज करते हैं? नहीं। इससे हम लोग क्या करते हैं? पहले इसको आटा में परिणत करते हैं। चीनी तो हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, लेकिन चीनी किससे बनाई जाती है? गन्ना से बनाई जाती है। तो क्या गन्ना हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट चाय बनाने के लिए यूज करते हैं? नहीं। तो कच्चा माल के रूप में क्या हो गया? गन्ना हो गया। और कच्चा माल के रूप में क्या हो गया? गेहूं हो गया। ठीक है? मेडिकल कॉलेज द्वारा छात्रों को डॉक्टर बनाना, लॉ कॉलेज द्वारा छात्रों को वकील बनाना, और जो एक्सेट्रा जो सेवाएं हैं, ये सब क्या है? उत्पादन के उदाहरण है। उत्पादक कौन है? तो जो वो चीजों का उत्पादन करता है वही उत्पादक है। ठीक है? जैसे किसान खेती करता है, बढ़ई लकड़ी की चीजें बनाता है, लोहार यहाँ पे लोहे की चीजें बनाता है, और सुनार यहाँ पे सोने की चीजें बनाता है। तो ये क्या हुआ? ये सारे के सारे उत्पादक हुए। ठीक है? अगर ये नहीं होंगे तो उत्पादन नहीं होगा। ओके? नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है? इनकम। हम अपनी सेवा या वस्तु के बदले कुछ धन प्राप्त करते हैं। ठीक है? जब हम सेवा करते हैं या वस्तु के मतलब एक वस्तु खरीदते हैं या फिर वस्तु बेचते हैं, तो हमें कुछ अमाउंट मिलता है। ठीक है? यही हमारे लिए क्या बन जाता है? इनकम बन जाता है। और ये डेली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, और ईयरली भी हो सकता है। मतलब हम लोग इनकम को 3 रूप से अर्जित करते हैं। कैसे? एक प्रतिदिन का आय, एक होता है मासिक आय, और तीसरा क्या होता है? वार्षिक आय। ठीक है? निवेश क्या चीज है? तो निवेश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भविष्य में अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन एवं सेवा में वृद्धि करने के लिए नए संपत्ति का निर्माण करते हैं। ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कि ये एक आपका कारखाना है। ठीक है? आपका ये कारखाना है जहां पे एक बैग बनाया जाता हो। ठीक है? जहां पर बैग बनाया जाता हो, तो इस कारखाने में आपने 1 लाख रुपए खर्च कर दिए। ठीक है? 1 लाख रुपए आपने यहाँ पे खर्च कर दिए। तो ये जो अमाउंट है इस पे खर्च किया जा रहा है, ये क्या है? ये तो आपका कैपिटल है। ठीक है? ये तो आपकी पूंजी है ना। इस पूंजी को यहाँ पे लगाएंगे तभी तो आपको यहाँ पे 1 के बदले 2.5 लाख का प्रॉफिट हो सकता है प्रॉफिट, है ना? तो भविष्य में अधिक आय कमाने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ पूंजी को वहां पे खर्च करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? निवेश कहलाएगा। ठीक है? निवेश कहलाएगा। इसके साथ ही साथ एक और काम होता है। ठीक है? जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 2.5 लाख का प्रॉफिट कमाया। ठीक है? 1 लाख वहां पे इन्वेस्ट किया, 2.5 लाख रुपए यहाँ पे कमाया। ठीक है? तो 2.5 लाख में आप क्या करते हैं? इसमें 1 लाख रुपए सेव कर देते हैं। ठीक है? जो आपने लगाया था,
ये आपका अमाउंट हुआ। इसमें से जो 1.5 लाख बचा हुआ है, उसमें से आप क्या कर दिए कि 50,000 का आप कुछ यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। किसे पेमेंट करेंगे? तो या तो आप यहाँ पे भूमि कर को दे देंगे, ठीक है? भूमि टैक्स के रूप में ये से आप दे देंगे। इसके अलावा आपके यहाँ जो वर्कर काम करेगा, उस वर्कर को कुछ अमाउंट दे देंगे, ठीक है? उसके बाद एक्सपोर्ट मतलब तैयार माल को जो बाजार तक पहुंचाया जाता है, उसमें आप क्या करेंगे? उसे आप दे देंगे, ठीक है? मतलब आपका ये जो अमाउंट क्या हो गया? वितरित हो गया। बचा कितना? आपका 1 लाख आपका प्रॉफिट बचा, ठीक है? इसके अलावा आप क्या देखते हैं कि सामान का उत्पादन करके उसे मार्केट में जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम है, ठीक है? एक हुआ आपके कैपिटल को अलग करके जो प्रॉफिट हुआ उसमें काम करने वाले लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करना, किसका? अमाउंट का। जब तक आप पैसे नहीं दोगे तो वो काम कैसे करेगा, है ना? तो पैसों का डिस्ट्रीब्यूट करना। इसके अलावा जो सामान तैयार हो चुका है उसे मार्केट तक लेकर जाना या मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कराना, ये एक वितरण सिद्धांत के अंतर्गत इसे पढ़ा जाता है। ये सारे जो वितरण हुए ना, ये सबको वितरण सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे उत्पादन के 4 साधन है या फिर कारक है। तो कौन-कौन से हैं? जैसे भूमि तो होनी चाहिए, भूमि नहीं होगा तो काम कैसे होगा? इसके बाद भूमि में काम करने के लिए कुछ लोग चाहिए और उस लोगों को पैसे देने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे उद्यम चाहिए। तो देखो भूमि से प्राप्त क्या होता है? किराया प्राप्त होता है। श्रम से क्या प्राप्त होता है? तो मजदूरी प्राप्त होता है। पूंजी से क्या प्राप्त होता है? तो ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है? और उद्यम से क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पे लाभ प्राप्त होता है, ठीक है? ये कुछ यहाँ पे कारक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं। उपभोग, उत्पादक एवं वितरण, ये 3 अर्थशास्त्र के प्रमुख घटक हैं, ठीक है? उपभोग, कंजप्शन या फिर कंज्यूम करना, उत्पादक प्रोड्यूस करना, ठीक है? वितरण डिस्ट्रीब्यूट, ये सबके सब अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही लिखे जाते हैं। विनिमय, विनिमय एक आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तु एवं सेवाओं की खरीद बिक्री से संबंधित है। आजकल विनिमय की क्रिया मुद्रा के द्वारा की जाती है ना। आजकल हर एक चीज मुद्रा के द्वारा यहाँ पे विनिमय किया जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली खत्म हो चुकी है। यहाँ पे अब वितरण के लिए क्या यूज होता है या फिर लेन देन के लिए क्या यूज होता है? तो अमाउंट यूज होता है, करेंसी यूज होती है, रुपए यूज होती है। कि और भी देशों में यूज होती है? तो हाँ, और भी देशों में यूज होती है। कहीं पे डॉलर यूज होता है, कहीं पे पाउंड है, कहीं पे येन है, कहीं पे यूराल है, कहीं पे रूबल है, ठीक है? इस तरह से कहीं पे दिनार भी है। तो इस तरह से हर एक देश के पास अपना अपना कुछ ना कुछ करेंसी होता है जिसके द्वारा वो क्या करते हैं? आयात निर्यात या फिर खरीद बिक्री करते हैं, ठीक है? दूसरा देखते हैं यहाँ पे, एक हम लोगों ने पढ़ा आर्थिक क्रियाएं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे गैर आर्थिक क्रियाएं। तो ये वो काम है जिसके द्वारा कोई भी धन की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है? इसका उद्देश्य ही नहीं होता है धन प्राप्त करना। तो क्या होता है ये? तो ये सामाजिक कार्य हो सकता है, ये धार्मिक कार्य हो सकता है, ये मनोरंजन करना हो सकता है, संगीत सुनना, माता-पिता की सेवा करना, भाई-बहन की सेवा करना, ये सब कुछ इसमें काउंट किया जाता है, ठीक है? आर्थिक समस्याएँ अब क्या होती है? ज़ाहिर-सी बात है जब हम आर्थिक काम करेंगे तो बहुत सारी आर्थिक समस्याएँ भी हमारे सामने आएगी। तो देखिए, आर्थिक समस्या एक चयन की समस्या है, ठीक है? मतलब चुनने की समस्या है या जो यह बतलाते हैं कि हमारी आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन दुर्लभ है और इनके वैकल्पिक उपयोग हैं, ठीक है? हमें ये बताता है कि हम जो संसाधन का यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो उस संसाधन का मतलब और आवश्यकताओं के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है ना कि हाँ, कौन-सा चीज़ को उत्पादन करें, कौन-सा चीज़ को उत्पादन ना करें, ठीक है? जैसे आप मान लीजिए एक बिज़नेस शुरू करने वाली हैं, तो सबसे बड़ी समस्या आपके सामने ये आएगी कि हम किस चीज़ का बिज़नेस करें, है ना? किस चीज़ का बिज़नेस करें? तो मेन प्रॉब्लम तो यहीं से शुरू होता है। आपके पास बहुत सारा विकल्प होगा, जैसे आप चाहेंगे कि किताब का स्टॉल लगाएँ, आप चाहेंगे कपड़े का स्टॉल लगाएँ या अपना खुद का एक बुटीक खोल लें, ठीक है? या फिर आप खुद का एक टीचिंग क्लास खोल लें या फिर आप एक मार्केट में जैसे मार्केट डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएँ, तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है।
ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप अपने रास्तों को चुनेंगे। तो सबसे बड़ी आर्थिक समस्या आपके सामने यही आती है, ठीक है? कि आप यहाँ पे चुन नहीं सकते हैं। उसके बाद देखिए, संसाधन के दुर्लभ होने के कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अर्थशास्त्र इन्हीं आर्थिक समस्याओं का हल निकालने का एक विज्ञान अथवा कला है। ठीक है? हमारे सामने संसाधनों की दुर्बलता होती है, मतलब कमी होती है हमारे सामने संसाधनों की। तो जब हम संसाधनों की कमी के बारे में पढ़ते हैं या उनकी समस्याओं के बारे में पढ़ते हैं या फिर उनको उपलब्धियों के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कितनी वो उपलब्ध है इसके बारे में पढ़ते हैं, तो ये सब कुछ जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ठीक है? इसलिए तो इसे विज्ञान या फिर एक कला शास्त्र भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे अर्थशास्त्र के साथ-साथ हम लोग कुछ यहाँ पे स्टैटिक्स भी देखेंगे। जैसे ये एक यहाँ पे देखिए स्टैटिक्स, ऐसे वक्तव्य जिनमें संख्या संबंधी तथ्य हो, सांख्यिकी या समक कहलाता है। ठीक है? स्टेटमेंट देखिए, जैसे एक ऐसा स्टेटमेंट हो जिसमें क्या हो कि नंबर हो, कोई नंबर की गिनती करते हैं या कोई नंबर से रिलेटेड हो, तो ये क्या हो जाएगा? स्टैटिक हो जाएगा। अर्थात सांख्यिकी की संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार क्या कहलाता है? स्टैटिक कहलाता है। हम जब कुछ नंबर्स को पढ़ते हैं, कुछ डिटेल या कुछ डेटा को पढ़ते हैं, तो उसमें जो पढ़ा जाने वाला स्टेटमेंट है, वो सब कुछ सांख्यिकी या फिर स्टैटिक्स के अंतर्गत आता है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो देखिए, वह विज्ञान जिसमें संख्यात्मक विश्लेषण की विभिन्न विधियों का अध्ययन करते हैं, सांख्यिकी कहा जाता है। ठीक है? वह विज्ञान जिसमें संख्यात्मक विश्लेषण की विभिन्न विधियों का अध्ययन करते हैं, सांख्यिकी कहा जा सकता है। किसका मेन मोटिव क्या होता है यहाँ पे? संख्या का विश्लेषण। ठीक है? कैसे करते हैं? अलग अलग विधियों के माध्यम से करते हैं। तो ठीक है, ये क्या कहलाया? सांख्यिकी कहलाया। जैसे सांख्यिकी में केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, इसमें गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं किया जाता है। ठीक है? कोई भी गुणात्मक नहीं होगा, केवल संख्यात्मक होगा। नेक्स्ट है क्या? सांख्यिकी संख्यात्मक सूचनाओं का क्या है? भंडार है। ओके? जन्मदाता कौन है? तो इनके जन्मदाता विद्वान जो है, मतलब अर्थशास्त्री है, वो कहाँ के हैं? जर्मन के हैं। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गॉटफ्रेड एक्वॉल। ठीक है? गॉटफ्रेड एक्वॉल या फिर ओकेनवॉल। ठीक है? ओकेनवॉल, इनको जानते हैं, इनका नाम है ये इनको दो प्रकार से परिभाषित किया गया है। कैसे? तो बहुवचनीय सांख्यिकी के रूप में और एक वचनीय सांख्यिकी के रूप में ये क्या करते हैं? इसको परिभाषित करते हैं। ठीक है? दो परिभाषा इनका दिया गया है। एक क्या है? बहुवचनीय और एक है एकवचनीय। ठीक है? तो बहुवचनीय में हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं? बहुवचन संख्या के रूप में सांख्यिकी से अभिप्राय है कि अंकों में व्यक्त की गई सूचना अथवा आंकड़ों से जिनका हम सांख्यिकी के विभिन्न विधियों में प्रयोग करते हैं। ठीक है? जो सूचना दिया जाता है, आंकड़ा दिया, आप देखे होंगे बहुत सारा आंकड़ा होता है। जैसे मान लीजिए कुछ साल में कुछ साल यहाँ दिया, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आंकड़ा दो, जैसे मान लीजिए कि कुछ प्रोडक्ट के बारे में दिया है, या फिर मान लीजिए कि कुछ जनसंख्या के बारे में दिया, कुछ भी ऐसा दे सकता है। ठीक है? कि यहाँ पे 2021 में इस प्लेस में, या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, किसी क्षेत्र के बारे में कुछ नंबर दिए, जैसे मान लीजिए 3234, 423 या फिर 526, इस टाइप में नंबर दिए। तो ये जो पूरा आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये आंकड़ा जो है, ये बहुसंख्यात्मक सांख्यिकी के रूप में देखा जाता है। इसकी परिभाषा, सांख्यिकी की परिभाषा क्या हो जाएगी? बहुवचन संख्या के रूप में सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों का समूल होता है, जिसमें अन्य समकों को संख्या के रूप में प्रकट करते हैं। ठीक है? मतलब बहुवचन संज्ञा के रूप में जो सांख्यिकी संख्यात्मक तत्वों का जो एक पूरा ग्रुप होता है, उसका अध्ययन इसमें हम लोग करते हैं। तो कोई भी स्टेटमेंट जिसमें संख्यात्मक विवरण हो, सांख्यिकी नहीं कहा जा सकता। ठीक है? अब जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेटमेंट जो हो वो स्टैटिक्स ही हो, जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब
अर्थात सभी संख्यात्मक सूचनाएं सांख्यिकी नहीं होती है। ठीक है, जितने भी मतलब जितने भी आप स्टेटमेंट देख रहे हैं उसमें अगर संख्या यूज किया गया है तो वो स्टैटिक्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, हर स्टेटमेंट जिसमें संख्या यूज हुआ है वो स्टैटिक नहीं है, बल्कि उसमें एक संख्या का ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, पूरी तरह से संख्या का ग्रुप होना चाहिए, वही स्टैटिक्स कहलाता है। तो कैसे पहचान करें, तो कुछ इसकी विशेषता हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला विशेषता बोला गया है कि यहाँ पे तथ्यों के समूह के रूप में हो ताकि तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी मैटर जो होता है वो पूरे ग्रुप के रूप में होता है। दूसरा क्या है कि सूचनाएं एक कारण से प्रभावित ना होकर अनेक कारणों से प्रभावित होता है। तो कोई भी स्टेटमेंट जो दिया गया है, कोई भी जो रिसोर्स यहाँ पे दिया गया है, वो केवल एक चीज से इफेक्टेड नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा, इसके गुण है। नेक्स्ट क्या दिया है, एक दूसरे से संबंधित हो, हमेशा वो एक दूसरे से संबंधित होता है। ठीक है, आगे अब जब आप इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पे मोड, मीन, मीडियम हर एक चीज आएगा जो कि स्टैटिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, संख्यात्मक रूप में व्यक्त हो, गुणात्मक रूप में नहीं। ठीक है, इस जो होगा वो सिंपली तरीके से होगा संख्यात्मक रूप में, इसमें कोई भी गुणात्मक रूप नहीं होगा। उसका नेक्स्ट है, उनका संकलन एक निश्चित उद्देश्य से हुआ हो। ठीक है, सभी सूचनाएं समान प्रवृत्ति के हो, सबका जो प्रवृत्ति होगा, सबका जो नेचर होगा यहाँ पे वो कैसा होगा, एक जैसा देखने में, इक्वल देखने में होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वे सभी संख्यात्मक सूचनाएं सांख्यिकी नहीं हो सकती जिनमें निम्नलिखित गुण ना हो। ठीक है, सब मतलब सारे जो स्टेटमेंट है वो स्टैटिक नहीं हो सकता। अब कब तक नहीं होगा, जब तक इसमें कुछ गुण नहीं होगा। तो देखिए, तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है, ग्रुप नहीं होगा उसमें, वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे, इसमें प्रवृत्ति समान नहीं होगी, और ये अनेक कारकों से इफेक्टेड नहीं होगा, और ये अकेली संख्या विवरण नहीं होंगे। ठीक है, कुछ इतने चीज होंगे जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है, स्टैटिक्स नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को देखिए। जैसे ये सारे स्टैटिक्स नहीं हो सकते। राम की आयु मोहन की आयु से दुगनी है। ठीक है, इसमें क्या फॉल्ट है, पहली बात देखिए, इसमें क्या हो रहा है, गुणात्मक भाव हो रहा है। ठीक है, गुणात्मक भाव है, इसका मतलब ये स्टैटिक नहीं है। दूसरा देखिए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से आधी है। तो क्या इसमें कोई संख्यात्मक यूज हुआ है, नहीं हुआ है, आधी है, मतलब कितनी है, जो व्यवस्था आधी बताया गया मतलब कितनी बताया गया, कुछ तो होना चाहिए, 100, 200, 500, कुछ तो होना चाहिए, तब ना इसका आधा बताया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ तो यूज हुआ भी नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, कोई गुणात्मक भाव यूज किया गया है जिसको उसमें होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए, सचिन बड़ा है और गोपी छोटा, ये भी नहीं हो सकता। करीम की उम्र 32 है, अब यहाँ पे संख्या के यूज हुआ है, तो क्या ये स्टैटिक है, बिल्कुल नहीं, ये स्टैटिक नहीं है। आपको पहले बता दिया गया है कि स्टैटिक में जो संख्या होगा वो एक ग्रुप में होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, मोहन गरीब है और सोहन अमीर है, क्या इसमें स्टैटिक है, बिल्कुल नहीं, इसमें स्टैटिक हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमारे विद्यालय में 40 शिक्षक है, 40 शिक्षक शिक्षक है, तो क्या इसमें तो केवल 40 संख्या बता दिएगा, कोई ग्रुप है इसमें, नहीं। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे 40 शिक्षकों का तो ग्रुप है ना, नहीं, यहाँ पे 40 शिक्षकों का ग्रुप के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे संख्या के ग्रुप के बारे में बात किया जा रहा है। इसका मतलब ये भी स्टैटिक नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे। अब देखिए, मृत्यु दर, ये एक रेट बता रहा है, कितना प्रतिशत है, तो 15/1000 है, मतलब ये स्टैटिक है। ठीक है, 15/1000 है, प्रति हजार समझ रहे हैं, प्रति हजार तो समझते होंगे। ठीक है, देखिए मृत्यु दर यहाँ पे एक ग्रुप होता है, जैसे मान लीजिए कि 2019 में, 2022 में, 2023 में, इसको देखकर ही ये डाटा निकाला गया होगा। ठीक है, इसमें मृत्यु दर कितनी है, ये चीज यहाँ पे लिखा हो, जैसे इसका मान लीजिए 15,000 है,
इसका 16 है, इसका 14 है, तो एवरेज यहाँ पे क्या लिया जाएगा? 15 लिया जाएगा। तो इस बेसिस पे इसको निकाला गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि 2015 में सीबीएसई के परीक्षा में, सीबीएसई की परीक्षा में 97% विद्यार्थी सफल रहे। तो ये भी तो एक ग्रुप है, ठीक है, ये भी तो एक ग्रुप है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा दिया गया, इसलिए ये क्या है, ये स्टैटिक है। ठीक है, भारत में 65% आबादी युवा है। ठीक है, यहाँ पे समूल भारत के आबादी को लेकर बात की जा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी स्टैटिक है। मोहन ने रमेश से 25% अधिक अंक प्राप्त किए। अब बोले कि मिस ये कैसे हो सकता है, इसमें तो केवल एक ही बताया गया है। ठीक है, एक ही बताया गया है, तो इसमें एक तो संख्या का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मोहन और रमेश से तुलना की जा रही है। ठीक है, और जब ये तुलना की जा रही है यहाँ पे, तो केवल दो ही लोग तो नहीं होंगे ना, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे ग्रुप होंगे यहाँ पे, मतलब बच्चों का बहुत सारा ग्रुप होगा, उसी के अकॉर्डिंग ये डेटा निकाला गया है। तो इसका मतलब ये क्या है, स्टैटिक है। 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का औसत जेब खर्च, देखो औसत जेब खर्च 250 रुपए प्रति माह है। इस लाइन को देखो ध्यान से, ठीक है, इस लाइन को देखो ध्यान से। विद्यार्थियों, ठीक है, विद्यार्थियों का औसत एवरेज यहाँ पे जो पॉकेट मनी है कितना बताया गया है, 250। कब? प्रत्येक माह में। ठीक है, मतलब ये क्या है, स्टैटिक है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिए, कोई अकेली संख्यात्मक सूचना सांख्यिकी नहीं होती। कोई अकेली संख्यात्मक सूचना सांख्यिकी नहीं होती, क्योंकि इसका तुलना इसका तुलनात्मक विश्लेषण नहीं किया जा सकता, और ना ही इन पर कोई प्रकाश डाला जा सकता है। ठीक है, कोई भी अकेला संख्या स्टैटिक नहीं हो सकता, जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है, क्योंकि इसमें कोई तुलनात्मक विश्लेषण नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखिए, तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। ठीक है, यहाँ पे तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है, इसलिए ये स्टैटिक है। लेकिन जब कोई अकेली संख्या, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, जिससे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए 100, तो क्या ये स्टैटिक है? बिल्कुल नहीं। क्यों? ये केवल एक संख्या है, ये स्टैटिक नहीं होगा। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्या बताए, एक वचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी। इसका अभिप्राय क्या होगा? इसका अभिप्राय यही है कि सांख्यिकी की उन विधियों से जिनमें हम सांख्यिकी के संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रह करना, प्रस्तुति, विश्लेषण और उनका निर्वाचन आदि अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं, उन विधियों से जिनमें हम सांख्यिकी की संख्यात्मक आंकड़ा का संग्रह करते हैं। ठीक है, उसको प्रेजेंट करते हैं, उसके विश्लेषण को बताते हैं, तो और ये क्या कहलाएगा, ये एक वचन संज्ञा के रूप में स्टैटिक कहलाएगा। ठीक है, परिभाषा कैसे देंगे, तो परिभाषा हम यहाँ पे देंगे, वह विधि जो संख्यात्मक आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं निर्वाचन का अध्ययन करती है, एक वचन सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या करती है, तो ये आंकड़ों का संकलन करती है, वर्गीकरण करती है, प्रस्तुतिकरण करती है, विश्लेषण करती है और निर्वाचन का अध्ययन करती है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्टैटिक। कैसा स्टैटिक? एक वचनीय स्टैटिक कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? आइए अब कुछ विधि के बारे में यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, विधि, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का विश्लेषण, ये चार विधि यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है। इसके अलावा हम यहाँ पे और क्या देखते हैं, इसको दो रूपों में देखते हैं। ठीक है, पहला क्या होगा, एक विज्ञान में, दूसरा कला में। लेकिन सबसे पहले हम इसका वर्गीकरण या फिर इसके कुछ विधि को देख लेते हैं। जैसे देखिए, आंकड़ों का संकलन, जब कोई अन्वेषण या इन्वेस्टिगेटर अपने अध्ययन के लिए आंकड़ा को स्वयं अथवा अन्य प्रकाशित या अप्रकाशित विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त करता है, तो इन आंकड़ों को इन
प्रक्रिया को आंकड़ा का संकलन करते हैं। ठीक है, कोई इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, अपने आंकड़ों को स्वयं प्रकाशित करता है या फिर उसको एक लिस्ट में डालता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आंकड़ों का संकलन। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए कि क्लासरूम का एक पूरा क्लासरूम का लिस्ट है कि सभी सब्जेक्ट्स में लोगों ने बच्चों ने कितने-कितने मार्क्स लेकर आए, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे बनाए हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, इस तरह से एक सब्जेक्ट बनाए, सब्जेक्ट का ग्रुप बनाए। इसमें क्लास 8 के बच्चे कितना मार्क्स लेकर आए, क्लास 7 के बच्चे कितना मार्क्स लेकर आए, क्लास 9 के बच्चे कितने मार्क्स लेकर आए, क्लास 10 के बच्चे कितने मार्क्स लेकर आए। इस सब का आंकड़ा, ठीक है? इस तरफ से हम उतार देते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये एक डेटा कलेक्शन कहलाएगा, ठीक है? तो मान लीजिए ये डेटा हो गया 2019 का, इसी तरह का एक डेटा हो जाएगा 2020 का, इसी तरह का एक डेटा हो जाएगा 2021 का, फिर डेटा आ जाएगा 2022 का। तो ये तो पार्ट ऑफ स्टैटिक है, ठीक है? क्लियर? आगे देखिए, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, तो जब इन संकलित आंकड़ों को क्रमानुसार व्यवस्थित करते हैं, वर्गीकरण करते हैं या संपादन करते हैं, तो इस प्रक्रिया को आंकड़ों का व्यवस्थीकरण कहा जाता है। हमारे सामने क्या है, बहुत सारा आंकड़ा रहता है और वो सीरियल वाइज रहता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मान लीजिए ईयर दिया है यहाँ पे 1905 का एक आंकड़ा दे दिया, फिर 1901 का एक आंकड़ा दे दिया, 1920 का एक आंकड़ा दे दिया। इस तरह से देखो ये क्रमबद्ध नहीं है, ठीक है? ये क्रमबद्ध या क्रम अनुसार सजे हुए नहीं है, बल्कि हम यहाँ से अगर 1901, 1902, 1903, 1904 इस तरह करके अगर आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? आंकड़ों का व्यवस्थीकरण कहलाएगा, ठीक है? सीरियल वाइज होना चाहिए। अब आते हैं प्रेजेंटेशन पे, ठीक है? प्रेजेंटेशन क्या होगा? देखिए, इसमें किसी भी इन्वेस्टिगेटर के द्वारा क्या होता है, सरणियां, आरेखिया, प्रस्तुतिकरण या चित्रमय प्रस्तुतिकरण किया जाता है, ठीक है? जिसे हम लोग आंकड़ा का प्रस्तुतिकरण करते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे आंकड़ों को दिखाने के लिए हम लोग चार्ट वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? आप इस तरह से चार्ट बनाए होंगे कभी, इस तरह से चार्ट कभी आप बनाते होंगे या फिर बनाए होंगे, जिसमें एक तरफ कुछ संख्या लिखी होती है, ठीक है? उसके नीचे तरफ भी कुछ साल या फिर महीना या फिर कुछ इस तरह से मंथ का नेम कुछ भी लिखा होता है, ठीक है? तो हम इसको एक अच्छे से डाटा के द्वारा इस तरह से कुछ आंकड़ा तैयार करके हम लोग यहाँ बताते हैं, ठीक है? ये क्या हुआ? ये प्रेजेंटेशन का एक पार्ट हुआ, ओके? प्रेजेंटेशन का पार्ट हुआ। इसके बाद कुछ इस तरह से आप देखे होंगे कि एक फ्लोर बना होता है, उसके ऊपर इस तरह से सीढ़ी बनी होती है, ठीक है? इस तरह से अप करके एक सीढ़ी बनी होती है। तो ये एक प्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करते हैं। अब आते हैं एनालिसिस करना, ठीक है? अब एनालिसिस में क्या होता है कि आंकड़ों को अलग-अलग विधियों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। जैसे माध्य के द्वारा या माध्यक के द्वारा या अपकिरण या सहसंबंध आदि के प्रयोग से हम इसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है? आपको बता दें, या आप पहले भी क्लास 10 के मैथ्स में पढ़ चुके हैं, इसमें मोड हम लोग यूज करते हैं, मोड, है ना? मोड, मीडियम, इस तरह से यूज किए होंगे आप लोग। तो इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आंकड़ा का या किसी भी डेटा का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एनालाइज करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 4 विधि हम लोग देखें। एक हम लोग कलेक्शन के द्वारा देखें, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा देखते हैं, तीसरा क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है, और चौथा यहाँ पे क्या होता है, एनालिसिस होता है। मतलब एक संकलन, दूसरा व्यवस्थीकरण, तीसरा प्रस्तुतिकरण और चौथा यहाँ पे विश्लेषण के द्वारा हम यहाँ पे अवस्थाएं देखते हैं, ठीक है? अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो स्टैटिक है वो विज्ञान और कला दोनों में कैसे है, ठीक है? जो स्टैटिक है वो विज्ञान और कला दोनों में कैसे होता है। तो देखिए, सांख्यिकी विज्ञान, सांख्यिकी एक विज्ञान है, तो कैसे विज्ञान है, तो विज्ञान की ही भांति इसमें पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं। इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है
इसमें शोध संभव है तथा इसकी सभी विधियां वैज्ञानिक मतों पर आधारित, व्यवस्थित और क्रमबद्ध है। आपके सामने एक डेटा रखा होता है, ठीक है, जिसमें कुछ साल लिखे होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2001 लिखा है, ये 2002 है, ये 2000 यहाँ पे 3 हो जा रहा है, यहाँ पे 2004 हो जा रहा है, ये 2005 हो जा रहा है। इस टाइप पे ये पूरा डेटा यहाँ पे लिखा रहता है। तो आप ये आंकड़ा देख के पता कर सकते हैं कि 5 सालों का ये प्रोडक्शन है या फिर कुछ वर्क है जिस लेवल पे चल रहा है। तो इससे पहले किस लेवल पे चल रहा होगा या फिर आने वाले समय में किस लेवल पे ये चलने वाला है, इसका हम लोग अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आइए हम इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में देखते हैं। जैसे स्टैटिक विज्ञान के रूप में क्या विशेषता रखता है, तो ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है और अध्ययन होता है। इसमें विधियां होती हैं जो कि क्रमानुसार होती हैं, कुछ सार्वभौमिक नियम भी इसमें होते हैं। ठीक है, पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता होती है। ठीक है, कुछ भी घटना होने वाली होती है तो मुझसे पहले क्या करते हैं, पूर्व अनुमान लगा लेते हैं। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए हम लोग अभी पूर्व अनुमान लगा चुके हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वो कुछ समय बाद चाइना की जनसंख्या से कई गुना तक बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब भारत अब वर्ल्ड में जनसंख्या के क्षेत्र में पहले स्थान पर आ जाएगा। अभी नहीं हुआ है लेकिन ये आ जाएगा। कब तक आ जाएगा, तो 2045 तक आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पूर्व अनुमान लगाया है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें गतिशीलता का गुण है, इसमें गतिशीलता का गुण होता है। इसमें इसमें इससे कारण और प्रभाव का संबंध स्पष्ट होता है। ठीक है, कोई भी कारण या फिर संबंध, इफेक्ट, है ना, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, एक विज्ञान के रूप में देखते हैं। अब कला के रूप में ये कैसे है, तो देखिए कला का संबंध कार्य से होता है। ठीक है, कला का जो संबंध है वो किससे होता है, वो कार्य से होता है। कार्य करने की क्रिया को क्या कहते हैं, कला कहेंगे। कार्य करने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे कला कहेंगे, जिससे हमें कार्य करने का ढंग, कौशल, निपुणता, परिणाम तथा अनुभव प्राप्त होता है। यही कारण है कि सांख्यिकी को कला भी कहा जा सकता है। ठीक है, जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम में हम लोग जब कंटिन्यू करते रहते हैं तो हम एक तरह से उसमें हैबिट हो जाते हैं कि हाँ इस काम को हमें किस तरीके से करना है। ठीक है, किस तरीके से हमें यहाँ पे करना है। इसके अलावा कौशल, निपुणता आ जाती है उसमें, हम उसके परिणाम के बारे में जानते हैं और उस चीज को अनुभव, एक्सपीरियंस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस कारण से सांख्यिकी को हम क्या कहेंगे, एक कला भी कह सकते हैं। विशेषता क्या है कला के रूप में, तो ये देखिए एक व्यवस्थित ढंग को सिखाता है, दूसरा हमें अपने लक्ष्य की ओर लेकर जाता है, तीसरा आत्म संयम और अनुभव की प्राप्ति होती है, एक्सपीरियंस होता है, सबसे पहले एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, कला की समस्याओं का समाधान हम आसानी से खोज लेते हैं और हम उस काम को करने में कौशल प्राप्त कर चुके होते हैं, हम उसमें निपुण हो चुके होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि अब ये कार्य कैसे करता है, तो सांख्यिकी के कार्य देखेंगे। तो सांख्यिकी जटिल सूचनाओं को सरल बनाती है। अगर किसी इंफॉर्मेशन को बताना है तो हम स्टैटिक का यूज करके उस इंफॉर्मेशन को इजीली बता सकते हैं। अब आपके सामने आए कि अगर ये हमको 10 साल का डेटा बताइए, ठीक है, 10 साल का डेटा बताइए, तो आप 10 साल का डेटा ऐसे नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आप एक प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हैं ईयर बाय, ठीक है, ईयर बाय ईयर करके क्रमानुसार में अगर आप डेटा तैयार कर लेते हैं तो आप उससे अच्छे से क्या कर पाएंगे, परिभाषित कर पाएंगे। तो मतलब ये आपके सूचनाओं को इजी बना देता है, सरल तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यह जटिल सूचनाओं का विश्लेषण एवं निर्वचन योग्य बनाती है। ठीक है, आपके सूचनाओं को ये क्या बनाती है, विश्लेषण और निर्वचन योग्य बनाती है। तीसरा क्या है, सांख्यिकी तथ्य को संख्या के रूप में प्रस्तुत करती है। सांख्यिकी तथ्यों को ये संख्या के रूप में हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर के रूप में इसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सांख्यिकी ज्ञान एवं कला दोनों रूपों में कार्य करती है।
ये ज्ञान और कला दोनों के रूप में हम यहाँ पे देख सकते हैं। सांख्यिकी विभिन्न मदों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करती है। जितने भी मद होते हैं, जितने भी फैक्ट होते हैं, इनके बीच में क्या करती है, ये जितने भी डेटा होते हैं इसके बीच में ये तुलनात्मक अध्ययन कराती है। नेक्स्ट है, यह नीति निर्वाचन एवं पूर्वानुमान में सहायक है। ठीक है, नीति निर्धारण और पूर्व अनुमान में ये सहायक होती है। सीमाएं क्या क्या है, तो हम इसे व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन इससे नहीं कर सकते, निष्क्रम भ्रम पैदा कर देता है ये, सांख्यिकी निष्कर्ष भ्रम पैदा कर देता है। सांख्यिकी सिर्फ संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करता है, इसकी ये सीमा है। ठीक है, इससे ज्यादा काम ये नहीं करता, जहां तक उसका लिमिटेशन होता है ये वही बता रहा है यहाँ पे कि सांख्यिकी केवल औसत पर ही सत्य उतरते हैं। अगर आप इसके एवरेज रूप में दिखाएंगे तभी ये क्या होगा, परफेक्ट होगा। ठीक है, इसका उपयोग केवल विशेषज्ञों द्वारा ही संभव है, इसका दुरुपयोग संभव है, इसका लोग आसानी से मिसयूज कर सकते हैं, और जब इसे अच्छे से यूज करना है तो इसका अच्छा से इस्तेमाल या फिर इसका यूज विशेषज्ञों के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो यहां तक रहा हमारा पहला चैप्टर इकोनॉमिक का, जिसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक के साथ साथ कुछ स्टैटिक्स को भी यहाँ पे देखा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग यहाँ पे लेकर आएंगे इकोनॉमिक का सेकेंड चैप्टर हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो गाइज इसे छोड़िएगा मत और पूरे क्लास को एक बार जरूर से देखना। ठीक है, पूरे क्लास को एक बार जरूर से देखना, लाइक एंड शेयर कर देना ताकि ये दूसरे बच्चों तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। इसके पहले आपको जाने से पहले एक और बात बता दूं कि क्लास 7 to 10 क्लासेस होती है, ये ऐप में होती है, कहां पर, टीच मोर में। ओके, और कुछ ऑफलाइन क्लासेस भी यहाँ पे अवेलेबल है, जो 15 जुलाई से क्लास 11 का शुरू हो चुका है, और ये सेशन की शुरुआत एक बार फिर से अगस्त से शुरू होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो इमिडिएटली इसे ज्वाइन कर लीजिए, वरना फिर इसका चार्जेस भी इंक्रीज हो जाएगा और फिर आपका कुछ यहाँ पे छूट भी जाएगा, तो इससे पहले कि यहाँ पे आप कवर कर ले। ओके, और भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे पूरी लिंक की जानकारी दी गई है, आप इस लिंक का यूज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, टिल देन खुश रहें, मुस्कुराते रहें, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।